हेलो स्टूडेंट्स। आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स के सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं बीआरएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में परेशानी होती है, कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आते। आज के वीडियो लेक्चर में मैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा और एग्जाम्पल के लिए आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। चलिए फटाफट से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर में प्रॉब्लम बनाने में ज्यादातर स्टूडेंट को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि इस चैप्टर के कुछ मेन कोर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को क्लियर नहीं होते। तो ध्यान से सुनिए अगले कुछ मिनट तक जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस एंटिटी का बैंक के साथ रेगुलर ट्रांजैक्शन होता रहता है। किसी भी बिजनेस एंटिटी का बैंक के साथ रेगुलर ट्रांजैक्शन होता रहता है। जैसे कि हम लोग अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, कई सारे पेमेंट हम लोग चेक के थ्रू से करते हैं, कई सारे कलेक्शन हम लोग चेक के थ्रू से करते हैं। यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी और बैंक, इनके बीच में रेगुलर बेसिस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। बिजनेस और बैंक के बीच में रेगुलर बेसिस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। और हम लोग मतलब बिजनेस, वी आर बिजनेस, हम लोग अपने इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अपने बुक में करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बुक। और ये जो ट्रांजैक्शन बैंक हमारे साथ करता है इसकी रिकॉर्डिंग बैंक भी अपने खाते में करती है जिसे हम लोग बोलते हैं पासबुक। यानी कि बिजनेस और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपस में, इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम लोग भी अपने खाते में करते हैं और बिजनेस भी अपने खाते में करती है। ये सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम लोग अपने खाते में करते हैं, इसे बोलते हैं कैश बुक। और सेम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बिजनेस भी बैंक भी अपने खाते में करता है जिसे बोलते हैं पासबुक। अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या इनकी रिकॉर्डिंग हमारे खाते में कैश बुक में और बैंक के खाते में पासबुक में क्या एक साथ होती है साइमल्टेनियसली? द आंसर इज नो। हमारे खाते में जब इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, हमारा जो अकाउंटेंट है ये हमारे ऑफिस में बैठकर इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में कर रहा होता है। और बैंक में जब इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो बैंक का बंदा दूसरे जगह पे बैठा है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यानी हमारे बिजनेस में और बैंक के साथ जो भी आपस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी रिकॉर्डिंग एक साथ में दोनों बुक में हो रही है। ये बात जरूर है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम हमारे बिजनेस और बैंक के बीच में होती है, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग अपने खाते में करते हैं और बैंक भी अपने खाते में करती है, लेकिन ये साथ साथ में रिकॉर्डिंग नहीं होती। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हमने पहले कर ली अपने खाते में कैश बुक में और बैंक ने उसकी रिकॉर्डिंग थोड़े बाद में की। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग पहले बैंक के खाते में हो गई, यानी कि पासबुक में हो गई, हमारे खाते में कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग बाद में हुई। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और बैंक के बीच में होता है, इसकी रिकॉर्डिंग होती तो कैश बुक और पासबुक में दोनों में ही है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग दोनों में साथ साथ में नहीं होती क्योंकि बैंक का पर्सन और हमारे बिजनेस के पर्सन दोनों अलग अलग जगह पे बैठकर रिकॉर्डिंग करते हैं। दोनों के प्लेस अलग है, दोनों की टाइमिंग अलग है। और यहाँ पर दोनों पर्सन में कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि कई बार हालात ही ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ही ऐसी होती है कि एक साथ में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने एक चेक इशू किया, सपोज 4,000 रुपीज का। जब हमने चेक इशू किया 4,000 रुपीज का, तो हमने अपने कैश बुक में तुरंत 4,000 रुपीज को माइनस कर लिया। यानी हमने अपने खाते से 4,000 रुपए को डिडक्ट कर लिया इस इस अजम्पशन पे कि हमने चेक इशू किया है। लेकिन ये जो पर्सन को हमने चेक इशू किया वो बैंक में पहुंचा 4 दिन के बाद। जिस पर्सन को मैंने चेक इशू किया था ये बैंक में कब गया? 4 दिन के बाद। तो बैंक वालों को कब पता चला हमारे चेक इशू करने के बारे में? आफ्टर 4 डेज। तो बैंक के खाते से जो ये अमाउंट माइनस होगा ये कब होगा? आफ्टर 4 डेज।
यानी कि हमने तो चेक इश्यू किया था आज और हमने अपने कैशबुक से आज ही अमाउंट को डिडक्ट कर दिया, पर जिस पर्सन को हमने चेक इश्यू किया था वो बैंक गया 4 दिन के बाद, यानी बैंक के खाते से ये डिडक्ट हुआ अमाउंट 4 दिन के बाद। और हुआ ये कि 4 दिन के बीच में हमारे खाते में और बैंक के खाते में अमाउंट का डिफरेंस आ गया। ये जो 4 दिन का पीरियड है ना, इस 4 दिन के बीच में हमारे और बैंक के खाते के बैंक बैलेंस में अमाउंट डिफर कर गया, क्योंकि हमने तो कैश बुक को माइनस कर लिया था पर पासबुक से तो माइनस हुआ नहीं था। यानी कैश बुक का जो बैलेंस था वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिख रहा होगा और पासबुक का जो बैलेंस है वो कंपैरेटिवली कम दिख रहा होगा। अब इसमें गलती किसकी है? किसी की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं अपने खाते में, बिजनेस जब रिकॉर्डिंग करती है अपने खाते में, तो हम लोग अपने साइड से रिकॉर्डिंग करते हैं। वी इश्यूड चेक, वी रिकॉर्डेड इन द बुक। हमने चेक इश्यू किया, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक का पर्सन तो तब रिकॉर्ड करेगा ना जब उसके पास चेक पहुंचेगी। बैंक वाले को चेक का पता चला 4 दिन के बाद, जब पर्सन ने चेक डिपॉजिट कराया जिसे हमने चेक दिया था। जब उसने चेक डिपॉजिट कराया 4 दिन के बाद, बैंक वालों को पता चला और फिर उसने चेक को इनकैश किया। तो पासबुक से ये माइनस हुआ 4 दिन के बाद, और इस 4 दिन के दौरान हमारे कैश बुक का तो बैलेंस कम हो गया था पर पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ था, और इसके वजह से अमाउंट डिफर कर गया। इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। बैंक ने मान लीजिए हमारे खाते में इंटरेस्ट दिया, तो बैंक जब आपके बैंक बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देता है तो वो आपका कैश में आकर आपको नहीं देता, वो आपके अकाउंट में अमाउंट को ऐड कर देता है। सपोज आपको 500 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो ये 500 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक आपके पासबुक में ऐड कर देगा, तो आपके पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? 500 रुपए से बढ़ गया। बैंक ने आपके खाते में 500 रुपए ऐड कर दिए। इस बात की खबर आपको कब मिली? जब आप पासबुक अपडेट कराने गए, आपको पता नहीं था। तो मान लो कि आप 1 हफ्ते के बाद जब पासबुक अपडेट कराने जाते हो, आपको पता चलता है बैंक की तरफ से 500 रुपए आपके अकाउंट में ऐड किए गए हैं। तो आपने भी अपने कैश बुक में 500 रुपए को प्लस कर दिया, लेकिन आपने अपने कैश बुक को कब प्लस किया? आफ्टर 7 डेज, आफ्टर अ वीक। जब आपने पासबुक को अपडेट कराया, जब आपको पता चला कि ये 500 रुपए बैंक ने दिए हैं, तब जाके आपने भी अपने कैश बुक को प्लस किया। यानी कि ये 500 रुपए पासबुक में भी ऐड हुए और कैश बुक में भी ऐड हुए, लेकिन ये साथ में नहीं हुए। पासबुक में ये अमाउंट पहले ऐड हो गया और आपने इसे 1 हफ्ते के बाद अपने कैश बुक में ऐड किया। यानी बिजनेस भी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग बैंक में हो गई और कैश बुक में रिकॉर्डिंग बाद में हुई। और इसके वजह से ये जो 7 डेज का गैप आया ना, इस 7 डेज में हुआ क्या? हमारे कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम था ड्यूरिंग दीज 7 डेज, और पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या था? वो ज्यादा था। तो इस तरीके से आप समझिए कि किसी भी बिजनेस और बैंक के बीच में लगातार बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक साथ साइमल्टेनियसली बिजनेस के खाते में, कैश बुक में और बैंक के खाते में यानी कि पासबुक में एक साथ साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि दोनों जो रिकॉर्डिंग है वो अलग-अलग जगह पे हो रही है, अलग-अलग लोग कर रहे हैं, और सिचुएशंस कुछ इस तरह के होते हैं कि कई बार बिजनेस के खाते में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, इसके बारे में बैंक वालों को देर से पता चलती है। कई बार बैंक ने जिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, इसके बारे में हमें देर से पता लगता है, और इसके वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमारे कैश बुक का बैलेंस कुछ और शो करता है, पासबुक में बैंक बैलेंस कुछ और शो करता है, और इस डिफरेंस को हम लोग ठीक करने के लिए बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअली करता क्या है? ये कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा ना, इस डिफरेंस को एक दूसरे से मैच कराते हैं, इसे बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है दो चीजें जो आपस में मिसमैच कर रही है, उसे मैच कराना। तो कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को जब आपस में मैच कराते हैं, तो इसे बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन, और इस रिकॉन्सिलेशन के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? कैश बुक और पासबुक के बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस है, उसे हम लोग आपस में टैली कराते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये एक टेम्परेरी डिफरेंस होता है, ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, वो पासबुक में भी जरूर रिकॉर्ड होता है। हाँ, कभी थोड़ा सा समय लग सकता है। हर वो ट्रांजैक्शन जो पासबुक में रिकॉर्ड होता है, वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड होता है, पर कभी थोड़ा समय लग सकता है।
यानी कि ऐसा ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं होता जो कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया पासबुक में नहीं हुआ, या पासबुक में रिकॉर्ड हो गया कैशबुक में नहीं हुआ। सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैशबुक और पासबुक दोनों में ही रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कभी-कभी दोनों के रिकॉर्डिंग के बीच में थोड़ा-सा समय लग जाता है, साथ-साथ में रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसके वजह से एक टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि बाद में सॉल्व हो जाता है, बाद में ही ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन ये टेम्पररी डिफरेंस जो क्रिएट होता है ना, इसके वजह से कभी-कभी हमारे कैशबुक का बैलेंस कुछ और दिखता है, पासबुक का बैलेंस कुछ और दिखता है, और इसे मैच कराने के लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आ गया ये चैप्टर? अब आप समझिए कि आखिर ये डिफरेंस को हम लोग ठीक कैसे करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। जो पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ये डिपॉजिटेड अमाउंट हमारे लिए मतलब हम लोग कौन है? हम लोग बिजनेस है। क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग जब बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं तो हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से करते हैं। तो हम लोग अपने आप को बिजनेस की जगह रखेंगे, अपने आप को बिजनेस एंटिटी कंसीडर करेंगे। तो वी आर बिजनेस, और ये है बैंक। बिजनेस क्या मेंटेन करता है? कैश बुक। और बैंक क्या मेंटेन करता है? पासबुक। ध्यान से समझिए, जो भी अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस अपने खाते में करती है और बैंक वाले अपने खाते में करते हैं। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, जब हम लोग बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचेंगे तो ये डिपॉजिटेड अमाउंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट। जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो हमारे लिए होता है एसेट, लेकिन बैंक के लिए ये सेम अमाउंट क्या होता है? लायबिलिटी। इसी तरीके से जब हम लोग अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो ये जो विड्रॉल अमाउंट है ये हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। सॉरी, या ये लायबिलिटी नहीं, ये एसेट का रिडक्शन है, और इनके लिए क्या है? ये लायबिलिटी का रिडक्शन है। आप एक चीज समझिए, बैंक हमारे पैसे जब अपने पास रखता है तो वो पैसे बैंक के नहीं होते हैं, वो पैसे हमारे होते हैं जो बैंक अपने पास रख रहा होता है। तो हमारे पैसे जब बैंक अपने पास रखता है तो ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। बैंक अपने खाते में पासबुक में इसे लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये पैसे हमें लौटाने पड़ते हैं जब हम लोग बैंक में विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। तो हमारा डिपॉजिट बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है, और जब जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं हमारा तो एसेट इंक्रीज होता है पर बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। और इसी तरीके से जब जब हम लोग बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं हमारा तो एसेट डिक्रीज होता है पर बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज होती है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? अकाउंटिंग रूल के हिसाब से एसेट इंक्रीज होने पर हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट में, और सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है और डिक्रीज होने पे डेबिट में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं हम लोग कैश बुक में तो इसे डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन पासबुक में ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब जब अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं कैश बुक में तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है पर पासबुक में ये डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बस इतना है कि अमाउंट जो बैंक बैलेंस का होता है वो हमारे लिए एसेट है और बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि नेचर ऑपोजिट है इसलिए रिकॉर्डिंग भी जो है वो उल्टी तरीके से हो रही है। मतलब हम लोग डेबिट में कर रहे हैं, बैंक वाले क्रेडिट में कर रहे हैं। हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक वाले डेबिट में कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ कि हमारे लिए जो एसेट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। ठीक है? अब यहाँ पर जो बैंक बैलेंस होता है ना, ये बैंक बैलेंस भी 2 तरीके का होता है। बैंक बैलेंस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब आपके अकाउंट में पैसे हैं, इसे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ये है पॉजिटिव बैलेंस। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, उल्टा आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया है, यानी ये है नेगेटिव बैलेंस। हम लोग ऑलरेडी अपने अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में
बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब का मतलब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये जो फेवरेबल बैलेंस और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये दो तरीके के हो सकते हैं। बिजनेस के खाते में, या मैं बुक का नाम लिख देता हूं, बिजनेस के खाते में यानी कि कैश बुक में हम लोग फेवरेबल बैलेंस को क्या लिखते हैं? डेबिट बैलेंस। और ओवरड्राफ्ट को क्या लिखते हैं? क्रेडिट बैलेंस। जबकि बैंक के खाते में यानी कि पासबुक में, पासबुक में इसे हम लोग क्या लिखते हैं? इसका ठीक उल्टा, ऑपोजिट। फेवरेबल बैलेंस को हम लोग पासबुक में लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट को लिखते हैं डेबिट बैलेंस। ये बहुत खास बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो कैश बुक में जो फेवरेबल बैलेंस होता है इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि एसेट है हमारे लिए, और ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जबकि पासबुक में ये उल्टा हो जाता है, फेवरेबल बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से बीआरएस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो फंडामेंटल बातें थी, वो मैंने आपको बता दिया फटाफट से। ठीक है, आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ज्यादा समय ना लगाऊं, फटाफट से कट टू द पॉइंट आपको बताऊं, और एग्जाम के पहले आप जब रिवीजन करो तो इस लेक्चर से आपको बीआरएस के सारे मेन कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि हम लोग एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है, अब आप इसे देखिए। प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹8,200, यानी कि आपके कैश बुक में बैंक बैलेंस कितना शो कर रहा है? 8,200, एंड ये कैश बुक का बैलेंस है। आपके कैश बुक के खाते का बैलेंस है 8,200, और बैंक बैलेंस इन द सेंस ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि अगर बोला होता ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग नेगेटिव समझते हैं, यहाँ बैंक बैलेंस बोल रहा है मतलब इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पासबुक। और ये अमाउंट जो है 8,200, ये पासबुक के बैलेंस से डिफरेंट है, यानी पासबुक में कुछ और बैलेंस शो कर रहा है। आगे बोला जा रहा है द फॉलोइंग रीजंस ऑफ डिफरेंसेस वर फाउंड। जब आपने देखा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को स्क्रूटिनाइज किया, तो आपको कुछ डिफरेंसेस का पता चला। अब एक एक करके हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। अब इन डिफरेंसेस को पढ़ते पढ़ते ना इसे सॉल्व भी कर लेंगे, तो मैं साथ साथ में सॉल्व भी कर रहा हूं सोल्यूशन। मेरा एडवाइस रहेगा, जब भी आप बीआरएस को बनाओ, आप पहले एक वर्किंग से स्टार्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, और वर्किंग नोट में मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। एक है सीरियल नंबर, एक है कैश बुक, एक है पासबुक, एक है अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो इस तरीके से मैंने 4 कॉलम बना लिए। सबसे पहला नंबर ए, नंबर ए में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, यानी आपने चेक को डिपॉजिट तो किया, पर वो बैंक की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कई बार हम लोग चेक जब डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, हमें किसी पर्सन से चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, पर उस चेक को क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज बैंक के अपने प्रोसेस होते हैं, अपनी प्रोसीजर होती है। बैंक उन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही किसी भी चेक के अमाउंट को क्लियर करता है और हमारे खाते में पैसा चढ़ाता है, यानी कि इसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो हम लोग जब चेक डिपॉजिट करते हैं, हम लोग अपने कैश बुक में तो तुरंत तुरंत प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेक डाल दिया बैंक में, हमने चेक डिपॉजिट कर लिया, हम लोग तुरंत क्या करते हैं, अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, अपने खाते को प्लस कर लेते हैं। लेकिन पासबुक में पैसा गया नहीं, क्योंकि चेक अभी तक क्लियर हुआ नहीं, यानी पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है। प्लस का मतलब होता है कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू पासबुक, और माइनस का मतलब होता है पासबुक का बैलेंस कम है एज कंपेयर टू कैश बुक। ठीक है, प्लस माइनस का यही मतलब है। तो यहां पर नंबर ए में बोला जा रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, यानी हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, पर बैंक की तरफ से अभी ये चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी हमारे खाते में अभी पैसा चढ़ा नहीं है।
तो यानी कैश बुक में तो हमने प्लस कर दिया, क्योंकि चेक डिपॉजिट करते ही हमने कैश बुक में प्लस कर दिया। पासबुक में तो ये अमाउंट चढ़ा नहीं, यानी पासबुक में अमाउंट जो है वो माइनस है। और डिफरेंस कितने का है? 7000 का अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ये हो गया नंबर ए। तो ये हमने एक वर्किंग कर लिया। नंबर बी, नंबर बी, नंबर बी में क्या बोला जा रहा है? चेक इशूड फॉर ₹10,000 एंड आउट ऑफ इट ओनली 6,000 हैव बीन इनकैश्ड। आपने चेक इशू किया था 10,000 का, आपने लोगों को चेक इशू किया, मतलब साइन करके आपने लोगों को चेक से पेमेंट किया 10,000 का, जिसमें से 6,000 का अभी तक इनकैश हुआ। मतलब जिनको आपने चेक इशू किया था वो लोग जाकर बैंक से पैसा उठा लिए। कितने लोगों ने? 6,000 वाले लोगों ने। तो आपने चेक तो दिया था 10,000 का, पर उसमें से कुछ लोगों ने, जो 6,000 का जिनको चेक मिला था, उन लोगों ने अपने चेक को इनकैश कर लिया, अपने चेक से पैसा उठा लिया। लेकिन बाकी के जो 4,000 है उनका क्या? इसका मतलब बाकी के जो 4,000 जिनको आपने चेक दिया था वो लोग अभी तक बैंक में गए नहीं चेक को इनकैश कराने, उनका चेक अभी तक इनकैश नहीं हुआ। आपने जब चेक इशू किया था आपने तो संग संग कैश बुक में माइनस कर लिया होगा, लेकिन आपने जिनको चेक दिया था वो तो अभी तक इनकैश नहीं कराए, मतलब पासबुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा है। और अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर होगा 4,000, बिकॉज 10,000 में से तो 6,000 इनकैश हो गए ना। 10,000 में से 6,000 इनकैश हो गए, मतलब इसके वजह से डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ये 4,000 के वजह से जो इनकैश नहीं हुए। अगर कोई बोल रहा है सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं, तो देखो, तुमने चेक इशू किया कितने का? 10,000 का। तो कैश बुक से तुमने अमाउंट डिडक्ट कर दिया 10,000, पर चेक इनकैश कितने का हुआ? 6,000 का, यानी कि पासबुक से माइनस हुआ सिर्फ 6,000। अब ध्यान से देखो, कैश बुक से तुमने माइनस किया 10,000, जबकि पासबुक से माइनस हुआ सिर्फ और सिर्फ 6,000। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि कैश बुक जो है वो 4,000 से ज्यादा माइनस है, और इसके कंपैरिजन में पासबुक जो है वो 4,000 से कम माइनस है। यानी बोल सकते हैं हम लोग पासबुक 4,000 से ज्यादा है, आपस में कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हैं। तो डिफरेंस तो 4,000 का ही है। कैश बुक इज लेस बाई 4,000 एंड पासबुक इज मोर बाई 4,000। समझ में आया? नंबर सी, नंबर सी में बोला जा रहा है बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑफ 450 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी बैंक ने 450 रुपया का आपसे चार्ज लिया। बैंक कई सारी चीजों के लिए हमारे बिहाफ में बैंक बहुत सारे काम कर देता है, जिसके लिए बैंक हमसे चार्ज लेता है। तो बैंक ने 450 रुपए का चार्ज लिया जो कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ये तो बड़ा ही सिंपल है, बैंक ने चार्ज लिया मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आपको पता नहीं है, यानी कैश बुक में अभी भी ये पैसा कटा नहीं है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, अमाउंट कितना हो जाएगा? 450। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग वर्किंग करेंगे ना, तो किसी भी एक बुक का जो साइन होगा दूसरे बुक का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा। यानी अगर कैश बुक का साइन प्लस है तो पासबुक का साइन हमेशा माइनस होगा, अगर कैश बुक का साइन माइनस है तो पासबुक का साइन हमेशा प्लस होगा। यानी ये जो दोनों बुक है ना, दोनों के जो साइन है वो हमेशा ऑपोजिट होंगे, दोनों में कभी प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं होगा। क्योंकि दोनों में अगर प्लस है या दोनों में अगर माइनस है फिर तो डिफरेंस आने की कोई बात ही नहीं है, फिर तो डिफरेंस की कोई सवाल ही नहीं है। तो ये याद रखना, जब भी हम लोग वर्किंग बनाएंगे तो दोनों ही बुक का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा, एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, एक में माइनस तो दूसरे में प्लस। किसी एक बुक का भी साइन अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो दूसरे बुक में आप ऑपोजिट वाला साइन डाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर डी। क्या बोला जा रहा है नंबर डी में? अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 2,000 इन द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन। आपका कोई कस्टमर था जिसे आपको पैसे देने थे, उसने आपके अकाउंट में सीधा पैसे डिपॉजिट करा दिए 2,000, आपको खबर भी नहीं पहुंचाया, आपको बताया भी नहीं। तो आपके खाते में पैसे चले गए, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, पासबुक प्लस, कि बैंक में जब पैसे चले गए तो पासबुक में एंट्री हो गई होगी, पासबुक प्लस, आपको इस बात की खबर नहीं है, कैश बुक में आपने एंट्री नहीं की, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है। अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2,000, मतलब पासबुक 2,000 से ज्यादा है, कैश बुक 2,000 से कम है, ठीक है। नंबर ई, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,500 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
आपने बैंक को बोल रखा था कि हमारे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि एडवांस में आप जब कोई इंस्ट्रक्शन देकर रखते हो बैंक को, आप कोई एडवाइस देकर रखते हो कि हमारे लिए ये काम कर देना, इसे हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या प्रायर इंटीमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने बैंक को बोल रखा था इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए, इसलिए बैंक ने आपके बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। कितने का? 3,500 का। तो आपके खाते से 3,500 कट गए, पासबुक माइनस हो गया 3,500 से। और अगर एक का साइन माइनस है तो दूसरे का प्लस होगा, यानी कैश बुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा है, उससे पैसे नहीं कटे, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक से पैसे कट गए। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी रीजन ऑफ डिफरेंसेस दिए गए थे हमने सबकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025, यानी अब हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन तो लिखेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ में जो भी कंपनी या एंटिटी का नाम होगा वो लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट हमारा क्या था? 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर डेट पे बनता है। ये कोई जर्नल की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली बनता है किसी पर्टिकुलर डेट पे। इसीलिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो एज ऑन लिखते हैं जिस दिन हम लोग बना रहे हैं, है ना, जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बना देंगे। फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट के कॉलम, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, अब जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो हमेशा याद रखना आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में कौन से बुक का बैलेंस दिया है। हमारे पास दो बुक होते हैं, एक होता है पासबुक, एक होता है कैश बुक। प्रॉब्लम में कभी कभी कैश बुक का बैलेंस दिया होता है, पासबुक का बैलेंस दिया नहीं होता। कभी कभी पासबुक का बैलेंस दिया होता है, कैश बुक का बैलेंस दिया नहीं होता। कभी कभी दोनों के ही बैलेंस दिए होते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में किसका बैलेंस दिया है। अगर प्रॉब्लम में कैश बुक का बैलेंस दिया गया है तो आपको कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम में पासबुक का बैलेंस दिया गया है तो आपको पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम में दोनों का ही बैलेंस दिया गया है तो फिर आप किसी भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे प्रॉब्लम में किसका बैलेंस दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे प्रॉब्लम में कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में बताया गया है 8,200। जब हमें प्रॉब्लम में कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, इन दैट केस वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन विद कैश बुक बैलेंस। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रॉब्लम में जो बैलेंस दिया जाएगा उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक में बैंक बैलेंस को हम लोग कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ये हमें पता है। कैश बुक में बैंक बैलेंस को हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था, है ना। देखो यहाँ पर कैश बुक में क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट बैलेंस। दिखा? तो कितना है? 8,200। इसे सेकंड कॉलम में लिखेंगे 8,200। अब ध्यान से सुनना मेरे बात को। जब हम लोग बीआरएस में कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और ये फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम लोग वर्किंग में हमेशा पासबुक का साइन देखेंगे। किसका साइन देखेंगे?
पासबुक का साइन। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जब हम लोग बीआरएस की शुरुआत कैश बुक के बैलेंस से करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट बीआरएस विद द कैश बुक बैलेंस, वी विल ऑलवेज सी द साइन ऑफ पासबुक। ठीक है, कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बीआरएस को बनाना, तो उसके ऑपोजिट बुक यानी पासबुक का साइन देखेंगे। तो अब हमारे लिए जो साइन काम का है, जो रिलेवेंट है, वो ये साइन काम का है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 आइटम प्लस वाले हैं और 3 आइटम हमारे पास माइनस वाले हैं। तो प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे, माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे। तो पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस, ऐड। ऐड में कौन कौन से आइटम है बोलो? ऐड में है नंबर बी और नंबर डी। तो नंबर बी, बी में क्या है एक बार देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम में बोला गया है बस आप उसी को सिंपल वर्ड्स में लिख दो। यहाँ पर कोई लिखने के ऊपर कोई अलग से कोई मार्किंग का कोई बात नहीं है, बस आप गलत मत लिखना। चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड, नंबर बी। अमाउंट ऑफ डिफरेंस कितना था? 4000। तो आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखो 4000। फिर है नंबर डी, नंबर डी में क्या था एक बार देख लेते हैं। नंबर डी भी प्लस है ना। नंबर डी में था अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर लिख देंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली जमा करा दिया 2000। तो ये दोनों आइटम हमें प्लस करना था, है ना। ये 4000 भी हमें प्लस करना था और ये 2000 भी हमें प्लस करना था। तो इन दोनों को अलग अलग प्लस करने के बजाय हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब इनका टोटल करके एक साथ प्लस करेंगे। तो इनका टोटल होता है 6000, इसे सेकंड कॉलम में भेज देंगे और फिर एक साथ इसे प्लस कर लेंगे। 8200 में से ये 6000 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 14200, 14200 प्लस कर लिया। अब हमें जो बाकी के एडजस्टमेंट को माइनस करना है उसे लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर लेस। लेस में क्या है? नंबर ए, सबसे पहला नंबर ए में क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बट नॉट क्लियर्ड, तो कितने का? 7000। देखो 7000 का चेक आपने डिपॉजिट किया था, क्लियर नहीं हुआ, तो इसे भी फर्स्ट कॉलम में लिखो 7000। फिर नंबर सी, नंबर सी में क्या बोला गया है? बैंक डिडक्टेड बैंक चार्ज। फोर फिफ्टी, है ना। 450 का बैंक चार्ज बैंक ने डिडक्ट किया था। फिर नंबर ई, नंबर ई में बोला जा रहा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3500। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3500। तो ध्यान से देखो यहां पर, ये जो 3 आइटम है ए, सी और ई, ये हमें माइनस करना था। तो माइनस अलग अलग करने के बजाय हम लोग एक बार प्लस कर लेते हैं और फिर सीधा एक साथ माइनस कर लेंगे। तो इनको प्लस करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फिर इनको टोटल करके प्लस करके सेकंड कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। तो तीनों का टोटल कितना होता है? 7000 प्लस 450 प्लस 3500, 10950 हो गया। अब इसे हम लोग ऊपर के टोटल से माइनस कर लेंगे 14200 से। तो 14200 से अगर माइनस करेंगे तो ये कितना होगा?
3250, ठीक है ना। अब इसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर एग्जैक्टली है क्या? याद रखना, जब हम लोग बीआरएस को बनाना स्टार्ट करते हैं कैश बुक के बैलेंस से, तो प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है ये पासबुक का बैलेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब भी हम लोग कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा? पासबुक का बैलेंस। अगर हम लोग पासबुक के बैलेंस से अगर प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, फिर आंसर क्या आएगा? कैश बुक का बैलेंस। ये हमेशा ध्यान रखना। तो पासबुक के बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। ये मैंने आपको नोट्स में लिखाया था, सेम चीज है। तो हमारा बन गया बीआरएस। इस तरीके से हम लोग बीआरएस बनाते हैं। तो क्या सर बिल्कुल ऐसा ही होता है बीआरएस? इतना ही आसान है? हाँ, आसान तो इतना ही है जितना आपने समझा। यही कॉन्सेप्ट है बीआरएस का, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर कुछ चीजों को ट्विस्ट किया जाता है। कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या है वो खास बातें, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब हम लोग कैश बुक के बैलेंस से बीआरएस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो फाइनल बैलेंस आता है वो पासबुक का आता है। अगर हम लोग पासबुक के बैलेंस से कैश बुक बीआरएस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो फाइनल आंसर जो हमारा आता है वो कैश बुक का बैलेंस होता है। यानी कि अगर मैं नोट्स में लिखूं, तो याद रखना, अगर हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है, तो बीआरएस में क्या होगा? स्टार्ट्स विथ कैश बुक, एंड्स विथ पासबुक। स्टार्ट विथ पासबुक, एंड्स विथ कैश बुक। यानी बीआरएस जब भी आप बनाओगे, तो जिस बैलेंस से स्टार्ट करोगे, आप उसके दूसरे ऑपोजिट वाले बुक के बैलेंस में एंड करोगे। यानी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी वो अगर कैश बुक है, तो एंडिंग पॉइंट आपकी क्या होगी? पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, एंडिंग पॉइंट होगी कैश बुक। ये तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी खास बात, जब आप कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करते हो और ये फेवरेबल बैलेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो द साइन सिंबल ऑफ पासबुक। यानी जो वर्किंग में हम लोग प्लस माइनस करते थे ना, उसी को साइन या सिंबल बोल रहे हैं। यानी अगर आप कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या करना है? पासबुक का साइन देखना है। अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हो, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस से, आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो द साइन ऑफ कैश बुक। यानी जिस बुक के बैलेंस से आप स्टार्ट करोगे, ऑपोजिट बुक का साइन आपको फॉलो करना है, प्लस माइनस वाला। जैसे हमने अभी जो प्रॉब्लम किया था, देखो, हमने ये अपने प्रॉब्लम में अपने बीआरएस को स्टार्ट कैसे किया था? कैश बुक के बैलेंस से। जब हमने कैश बुक के बैलेंस से प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, तो हमने साइन किसका देखा था? पासबुक का। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कैश बुक का बैलेंस से आप स्टार्ट कर रहे हो और ये पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो आप पासबुक का साइन देखोगे। और अगर पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, फेवरेबल बैलेंस है, तो आप कैश बुक का साइन देखोगे। हमेशा ऑपोजिट बुक का साइन देखोगे अगर फेवरेबल बैलेंस है तो। लेकिन सर अगर फेवरेबल बैलेंस नहीं है, फिर? अगर फेवरेबल बैलेंस नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो अगर मान लो कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हो और ये नेगेटिव बैलेंस है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर कैश बुक का बैलेंस है नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट,
फॉलो द साइन ऑफ कैश बुक। अगर पासबुक का बैलेंस है नेगेटिव, दैट इज ओवरड्राफ्ट। फॉलो द साइन ऑफ पासबुक। ये जितनी भी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से स्टूडेंट के बीआरएस नहीं बनते और एग्जाम में गलती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर आप बीआरएस बनाना स्टार्ट कर रहे हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, अगर आप बीआरएस बनाना स्टार्ट कर रहे हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस से, तो ध्यान रखना जिस बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो उसी बुक का साइन देखोगे। यानी अगर कैश बुक के ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो बीआरएस बनाना, तो कैश बुक का ही साइन आपको देखना है, प्लस माइनस वाला जो वर्किंग में किया था। और अगर पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो बीआरएस बनाना, तो वर्किंग में पासबुक का ही साइन आपको देखना है। यानी अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है ना, फिर हम लोग ऑपोजिट बुक का साइन देखते हैं, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, तो सेम बुक का साइन देखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों। और ये तो हमें पता ही है, अगर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो एंड पासबुक में होगा, पासबुक से स्टार्ट करेंगे एंड कैश बुक में। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने सपोज कैश बुक से स्टार्ट किया, फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन आंसर जो आया वो पासबुक का आया? ये तो हमें पता है कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो आंसर पासबुक का आएगा, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, फेवरेबल बैलेंस से, आंसर जो आया पासबुक का वो नेगेटिव आया, यानी कि ओवरड्राफ्ट? क्या ये पॉसिबल है? यस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने पासबुक से स्टार्ट किया बनाना फेवरेबल बैलेंस से, और आंसर जो आया वो हमारा कैश बुक का आया नेगेटिव यानी ओवरड्राफ्ट? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। इसका मतलब ध्यान से समझना, हम लोग किसी भी बुक से स्टार्ट करेंगे, आंसर तो ऑपोजिट बुक का ही आएगा। If we start with cash book, we will end with passbook. If we start with passbook, we will end with cash book. ये तो एकदम फंडामेंटल रूल है, आपको याद रखना है। But it is not necessary that if you start with favorable balance, you will end with favorable balance. If you start with overdraft, you will end with overdraft. It is not necessary. ऐसा हो सकता है आप स्टार्ट पॉजिटिव बैलेंस से कर रहे हो पर एंड नेगेटिव बैलेंस पे हो रहा है, या फिर आप स्टार्ट नेगेटिव बैलेंस पे कर रहे हो एंड पॉजिटिव बैलेंस पे हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? बड़ा ही सिंपल है, आप ध्यान से देखो, मैं इसके लिए आपको फिर से कुछ नोट्स लिखा रहा हूं। सपोज आपने कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक से आपने स्टार्ट किया फेवरेबल बैलेंस से यानी कि पॉजिटिव बैलेंस से, और आपने बीआरएस बनाया। जब आप बीआरएस बनाओगे तो बीआरएस में प्लस माइनस करोगे, बहुत सारे आइटम प्लस करोगे, बहुत सारे आइटम माइनस करोगे, करोगे ना? तो जब आप प्लस माइनस करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा, सपोज वो फाइनल आंसर आपका जो है वो नेगेटिव में आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब पासबुक कन्वर्ट हो गया किसमें? ओवरड्राफ्ट में। समझो, पासबुक कन्वर्ट हो गया ओवरड्राफ्ट में। ऐसा कब पॉसिबल है? एडिशन लेस देन सब्सट्रैक्शन की जगह मैं लिखता हूं डिडक्शन। आपने जिस बैलेंस से स्टार्ट किया था उसमें आपने कुछ आइटम को प्लस किया, कुछ आइटम को माइनस किया, लेकिन आपने जितना प्लस किया उससे ज्यादा आपने माइनस किया, यानी डिडक्शन ज्यादा है, एडिशन कम है। तो इससे होगा क्या कि आपका फाइनल आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब आपका फाइनल आंसर नेगेटिव हो गया, आपने स्टार्ट तो पॉजिटिव बैलेंस से किया था, फाइनल आंसर आपका नेगेटिव हो गया, इसका मतलब नेचर चेंज हो गया। स्टार्ट आपने किया था पॉजिटिव बैलेंस से पर एंड आप करोगे ओवरड्राफ्ट पे।
यानी ये जो है ये क्या था, बैंक बैलेंस, लेकिन ये क्या बन गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने स्टार्ट किया कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस से, ऐसा पॉसिबल है? यस, कैश बुक के आपने नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट किया, प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर जो आया वो पासबुक का बैलेंस होगा, लेकिन प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर जो आया वो पॉजिटिव फिगर में आया। यानी कि बीआरएस में जो आपने प्लस माइनस किया, इसमें हुआ क्या, इसमें आपका एडिशन ज्यादा हुआ डिडक्शन से। एडिशन जब ज्यादा होगा डिडक्शन कम होगा, आंसर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने स्टार्ट तो किया था बैंक ओवरड्राफ्ट से, लेकिन आप एंड करोगे पासबुक के बैंक बैलेंस पे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किए तो कैश बुक में हो सकता है कि आप नेगेटिव बैलेंस में एंड करो। कैसे पॉसिबल है? बीआरएस में जब आप प्लस माइनस कर रहे हो तो आपने एडिशन जो है वो कम किया और डिडक्शन आपने ज्यादा कर दिया, यानी डिडक्शन की वैल्यू ज्यादा है, एडिशन की वैल्यू कम है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने स्टार्ट तो किया था बैंक बैलेंस से, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरीके से एक लास्ट केस और बनता है, पासबुक से आपने स्टार्ट किया नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट से, और फाइनल आंसर जो आपका आया वो कैश बुक का आया, लेकिन ये पॉजिटिव बैलेंस है। ये कब पॉसिबल है? जब बीआरएस में आप प्लस माइनस कर रहे हो और यहां पर आपका एडिशन ज्यादा हुआ है, एडिशन ज्यादा हुआ डिडक्शन कम। तो आपने नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट किया था पर उसमें एडिशन ज्यादा हुआ है, जिसके वजह से आपका जो लास्ट का एंडिंग बैलेंस है वो पॉजिटिव हो गया। यानी आपने स्टार्ट किया था बैंक ओवरड्राफ्ट से, लेकिन फाइनल आंसर जब आपका आएगा कैश बुक का तो ये क्या आएगा, बैंक बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके यहां पर ऐसे लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने किया, बस इसी में मैं सिचुएशंस को चेंज कर रहा हूं। एक बार के लिए अज्यूम करो, ध्यान से सुनना मेरे बात को। एक बार ध्यान देना, अभी जो प्रॉब्लम हमने किया, इसमें टोटल हमारा एडिशन कितने का था? देखो यहां पर ये टोटल जो हमारा एडिशन था, एडिशन इस सोल्यूशन में टोटल एडिशन हमारा था 6,000 रुपए का, राइट। और इस प्रॉब्लम में टोटल हमारा डिडक्शन कितने का था, यानी कि लेस, टोटल डिडक्शन था हमारा 10,950। तो जब भी आप बीआरएस बनाते हो, कुछ आइटम को आप प्लस करते हो, कुछ आइटम को आप माइनस करते हो, तो टोटल जितने वैल्यू की प्लस कर रहे हो उसे बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एडिशन। टोटल जितने वैल्यू की आप माइनस कर रहे हो उसे बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ डिडक्शन। हमारे इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखा जाए तो टोटल एडिशन कितना है, 6,000, और टोटल डिडक्शन कितना है, 10,950। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान से देखना, हमने जब बनाना स्टार्ट किया इस प्रॉब्लम को, तो हमने कैश बुक के बैंक बैलेंस से यानी डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया, यानी कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किया। जब पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और हमारा देखो यहां पर एडिशन हुआ है कम और सब्सट्रैक्शन हुआ है ज्यादा, फाइनल फिगर जो हमारा आ रहा है प्लस माइनस करने के बाद ये फाइनल फिगर भी पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, प्लस माइनस करने के बाद हमारा फाइनल फिगर भी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा नेचर चेंज नहीं हुआ,
पहले भी स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस था, अभी भी स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस है, एंडिंग में भी बैंक बैलेंस है। वी स्टार्टेड विथ पॉजिटिव बैलेंस, वी एंडेड विथ पॉजिटिव बैलेंस। स्टार्टिंग में भी हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव था, एंडिंग में भी हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव है। फर्क सिर्फ इतना है, स्टार्टिंग में कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस था, एंडिंग में पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, पर नेचर चेंज नहीं हुआ, दोनों ही पॉजिटिव बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जब हमने प्लस माइनस किया, हमने पॉजिटिव फिगर से स्टार्ट किया था 8200, और हम लोग एंड भी पॉजिटिव फिगर में कर रहे हैं 3250, तो इसीलिए नेचर चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा रहा हूं। मान लो कि आपका जो कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो ये स्टार्टिंग बैलेंस है ना, ये आपका 8200 नहीं होता, स्टार्टिंग बैलेंस आपका 2200 होता। सपोज एग्जांपल के लिए समझो कि आपका कैश बुक का जो स्टार्टिंग बैलेंस है पॉजिटिव, ये 8200 नहीं होता स्टार्टिंग बैलेंस, ये कितना होता? सपोज ये 2200 होता, 8200 की जगह ये 2200 होता। फिर क्या होता? फिर हम लोग स्टार्ट करते 2200 से, इसमें प्लस करते 6000, तो हमारा टोटल कितना आता? 8200। फिर इसमें से माइनस करते 10950, तो हमारा फाइनल आंसर जो आता वो तो नेगेटिव हो जाता। होता कि नहीं होता? देखो 8200 में से हम लोग जब माइनस करेंगे 10,950, तो कितना आएगा बताओ? 8200 माइनस 10,950, ये आएगा 2750, और ये आंसर आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या है? हमने स्टार्ट तो किया था पॉजिटिव बैलेंस से, एंड कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव बैलेंस में। यानी स्टार्टिंग में तो हमारा क्या था? हमारा बैंक बैलेंस था इसका, कैशबुक का, लेकिन एंडिंग में हमारा क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका पासबुक का। बुक हमेशा चेंज होता है, याद रखना। कैश बुक से स्टार्ट किए तो एंड हमेशा पासबुक में होगा, ये तो पक्का है। पासबुक से स्टार्ट करेंगे, एंड हमेशा कैश बुक में होगा, ये तो पक्का है। मतलब बुक तो हमेशा बदलेगा, लेकिन बैलेंस का नेचर भी बदल सकता है। अगर आप पॉजिटिव फिगर से स्टार्ट कर रहे हो और प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो नेचर भी बदल जाएगा। यानी बैंक बैलेंस जो पॉजिटिव था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट में। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए ना आपको फिगर में यहां पर माइनस करने की जरूरत नहीं है, -250 ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप यहां पर लिखोगे ना सेंटेंस, तो कैसे लिखोगे मालूम है? आप लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और बैंक ओवरड्राफ्ट को पासबुक में क्या बोलते हैं? पासबुक में बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हैं? अच्छा, यहां पर एक गलती हो गई थी मुझसे, एक मिनट सब लोग करेक्शन कर लेना प्लीज। यहां पर मैंने पासबुक के बैलेंस को डेबिट लिख दिया था। पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो अगर ये ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाए जैसे -275, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और इसे लिखेंगे डेबिट। बिकॉज पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे कितना? 2750। जब हमने यहां पर ओवरड्राफ्ट लिख दिया, फिर यहां अमाउंट को माइनस करने की जरूरत नहीं है या ब्रैकेट में दिखाने की जरूरत, बिकॉज हमने वर्ड्स में ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट लिख दिया। ठीक है, हालांकि दिखा भी दोगे तो आई डोंट थिंक टीचर मार्क्स काटेंगे, पर ये रिक्वायर्ड नहीं होता है ना। या तो आप वर्ड्स में लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब ऑलरेडी जब आप लिख देते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप बताना चाह रहे हो कि नेगेटिव बैलेंस है। अमाउंट को आपको नेगेटिव करने की, माइनस में दिखाने की या ब्रैकेट में दिखाने की जरूरत नहीं है। फिगर को आप पॉजिटिव ही रखो 2750, बस स्टेटमेंट में लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस को क्या बोलते हैं? बैंक बैलेंस कैशबुक में पॉजिटिव था यानी डेबिट था, और पासबुक में बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया, मतलब ये भी डेबिट है। पासबुक में ओवरड्राफ्ट को डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और कैशबुक में पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। तुम लोग को समझ में आया? तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है
कि हम लोग जब बीआरएस बनाते हैं तो उसका जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है, पर ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा, पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया। मेरे ख्याल से बीआरएस के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत ही आराम से नॉर्मल स्पीड में धीरे धीरे करके आपको समझा दिया, और सारे कोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिए, बीआरएस का एक छोटा सा प्रॉब्लम भी बनाकर दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने आपको सारे केसेस भी नोट्स में लिखवा दिए, समझा भी दिया आपको इलस्ट्रेट करके। अब क्लास को एंड करने के लिए क्लास को एंड करने के पहले मैं एक दो खास बात आपको बताना चाहूंगा। बीआरएस में कभी कभी ना वर्ड्स को ट्विस्ट किया जाता है, लैंग्वेज को घुमाकर इस तरीके से लिखा जाता है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। तो बीआरएस में अगर आप अपने न्यूमेरिकल को सही करना चाहते हो तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना एग्जैक्टली प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट उतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से घुमा के दी जाती है, वर्ड्स को इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट कभी कभी समझ नहीं पाता है। तो पहला आपको बीआरएस में वर्ड्स का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो ये प्रॉब्लम कराया, ये तो मैंने अपने एक सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल फॉर्मेट में कराया, लेकिन बीआरएस को बनाने के और भी दो तीन अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है मेरे से पहले आपने अगर किसी दूसरे टीचर से बीआरएस पढ़ रखा है, या किसी ऑथर के बुक में अगर आप बीआरएस का सोल्यूशन देखोगे तो उसके सोल्यूशन का पैटर्न कुछ अलग होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बीआरएस बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अप्रोचेस है, आप किसी भी अप्रोच से करो, कोई परेशानी नहीं है। मैं ये पर्टिकुलर अप्रोच जो मैंने आपको सिखाया है, मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अप्लाई है, और इस मेथड में आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं इस मेथड से करना। अगर आप किसी दूसरे मेथड से करते हो तो भी ठीक है, पर ध्यान से प्लस माइनस करना, बस इतना याद रखना, ठीक है। और अगर मेरा जो ये तरीका है, मेरा जो ये अप्रोच है, अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ और बीआरएस के एक दो प्रॉब्लम आप अपने बुक से कहीं से भी आप देखो और उसे मेरे अप्रोच से बनाने का कोशिश करो। जो भी प्रॉब्लम आपको किसी दूसरे बुक वगैरह से मिले, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से, कहीं से भी आपको मिले, मेरे इस बताए हुए तरीके से, मेरे इस अप्रोच से आप एक दो और प्रॉब्लम आप बना लो, एक फेवरेबल बैलेंस वाला बना लो, एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाला बना लो, इस तरीके का एक दो और प्रॉब्लम आप मेरे स्टाइल में बना लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बीआरएस का पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही कम समय में, मैंने कोशिश किया करीब 1 घंटे के अंदर आपको मैं पूरा का पूरा बीआरएस जैसा कॉम्प्लेक्स चैप्टर आपको मैं आसानी से समझा दूं, सिंपल एग्जांपल की हेल्प से। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।